तो मैं डीपली डिस्कस करेंगे। जनवरी के एंड में एक इनवाइटेड टॉक था, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस था सीएसआर लैब इलेमल जमशेदपुर द्वारा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू एक्सप्रेस माय सिंसियर थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी एंड नाउ ज़्यादा कुछ फॉर्मेलिटी नहीं, टू द पॉइंट जो टिपिकल जो प्रॉब्लम है इंडिया में उसके बारे में एड्रेस करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो, प्लीज स्टे ट्यून्ड। देखो, क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल के बारे में है ये वीडियो। ड्रिल कोड सैम्पलिंग में या फिर दूसरा कोई भी एस्पेक्ट में, कोई भी सैम्पलिंग, कोई भी डेटा जनरेशन प्रोसेस में इंडिया में देखा जाता है क्वालिटी की तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। ये एक बहुत जेन्युइन समस्या है। इसीलिए सो कॉल्ड एकेडमिशियन लोग या फिर एक्सप्लोरेशन जर्नलिस्ट हर एस्पेक्ट में ये प्रॉब्लम परसिस्ट करता है। एकेडमिशियन लोग भी बहुत अच्छा पेपर पब्लिश करने के लिए जो डेटा जनरेट करता है, तो इंडियन लेबोरेटरी में डेटा जनरेट होने से बहुत जगह पे देखा है कि यूजीसी प्रोटोकॉल प्रॉपर्ली स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होता है, तो बहुत सारा बाहर का अच्छा लैब से एनालिसिस कराने में मजबूर होता है और तब अच्छा जर्नल में पब्लिश होता है। इंडियन डेटा का रिलायबिलिटी बहुत कम हो जाता है एंड मोर ओवर इंडिया में इस बारे में अवेयरनेस भी बहुत कम है। सो कॉल्ड बहुत सारे XYZ कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का बॉस बड़ा हो जाने से भी कभी भी ये सब चीज में पढ़ाई भी नहीं करता है। खुद का तो अवेयरनेस है भी नहीं और लोकल डोमेन में कुएं का मंडक जैसा दूसरे को डांटते रहेगा। XYZ मतलब वो DKSE हो या फिर उसका चमचा TSSK कोई भी बोलो, लोग फालतू चीज में बिजी रहता है। तो इसीलिए प्रॉब्लम को एड्रेस करना बहुत जरूरी है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रिल कोर सैम्पलिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल सॉलिड कोर क्या है, RQD क्या है, यही नहीं जानते। देखो, सॉलिड कोर मतलब कोई भी कोर जो सिलिंड्रिकल शेप होता है ना, सिलिंडर होने के लिए कोर का जो रेडियस है, रिकवर्ड लेंथ पोर्शन का रेडियस से ज्यादा होना है, तभी उस पोर्शन को सॉलिड कोर बोलोगे। ठीक है। सिलिंडर कब बनेगा? जब जो कोर का जो डायामीटर है वो डायामीटर से ज्यादा होना है कोर का लेंथ, वो तभी उसको सॉलिड कोर बोला जाता है। RQD जो कोर का क्वालिटी मतलब 10 सेंटीमीटर से ज्यादा लेंथ वाला कोर पोर्शन कि एक रन लेंथ में कितना है, वो RQD के माध्यम से बुलाया जाता है। ये सब आप लोग जानते होंगे। सो ओवरऑल कोई भी बोरवेल में अच्छी तरह सैम्पलिंग करना बहुत जरूरी है। ड्रिलिंग होने के बाद प्रॉपर लॉगिंग तो होना ही है, बट सैम्पलिंग ये तो कोड के बारे में है, बट इन जनरल ग्राफ सैंपल कोई भी फील्ड में जो सैम्पलिंग कर रहा हो, जियोकेमिकल सैम्पलिंग, सॉयल सैम्पलिंग, कोई भी सैंपल का सैम्पलिंग प्रॉपरली नहीं होने से फर्स्टली वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ब्लंडर है। उसके बाद तो लेबोरेटरी का है ही, तो हर एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं। लेकिन ओवरऑल हम लोग एक एग्जांपल कोर सैम्पलिंग के बारे में बात करके जनरलाइज करके सेम थिंग अदर थिंग्स में भी एप्लीकेबल है, वैसा करके हम लोग प्रोसीड करेंगे। सो बिफोर दैट, सिंस हम लोग ग्राफाइट के बारे में थोड़ा बहुत कोर सैम्पलिंग ऑफ व्हाट ग्राफाइट इन दिस कॉन्टेक्स्ट, तो ग्राफाइट के टाइम पे एक चीज है, क्वालिटी एश्योरेंस क्वालिटी कंट्रोल में कंफ्यूज नहीं होना है कि ग्राफाइट का क्वालिटी बोल रहा हूँ। वो ग्राफाइट का जो डेटा जनरेट हो रहा है वो जनरेशन डेटा का क्वालिटी के बारे में बात कर। ओवरऑल ग्राफाइट में क्या है ना, क्वालिटी मतलब फ्लेक्स साइज को भी क्वालिटी के हिसाब से बोला जाता है कि जितना अच्छा फ्लेक्स साइज होता है उसका कॉस्ट उतना ज्यादा होता है। जैसे कि इधर देखो, आप लोग पॉज करके देख सकते हो, मोर देन 300 माइक्रोन साइज का फ्लेक मतलब सुपर जाम्बो, दैट इज कोरिस्पॉन्डिंग टू 50 मेस प्लस 50 मेस, मोर देन 50। सो अकॉर्डिंगली ऐसा सुपर जाम्बो, लार्ज जाम्बो, मीडियम, स्मॉल, हमारे पास ऐसा करके ग्राफाइट का फ्लेक्स साइज होता है। इसके लिए अलग सा वीडियो है। एंड एनालिटिकल टेक्निक्स ग्राफाइट कितना है, ये तो क्वालिटी वाइज कितना फ्लेक बड़ा है, लेकिन एक फ्लेक के अंदर कितना TGC है, टोटल ग्रेविटिक कार्बन कितना है, वो जानने के लिए केमिस्ट्री जो होता है प्रोसेस होता है IR कॉम्बसन टेक्निक, जिसमें हाई टेम्परेचर में सैंपल को गर्म किया जाता है। तो क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इनऑर्गेनिक कार्बन होने से क्या होता है, फॉर एग्जांपल CaCO3, इसमें तो कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड होकर निकाल के चला जाएगा। और ग्राफाइट होने से क्या है, ग्राफाइट का एक्चुअल वो कार्बन का एक पॉलीमॉर्फ है ना, तो हेक्सागोनल फ्रेमवर्क में डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। तो वो वाला एनालिसिस के लिए IR कॉम्बसन यूज होता है। इसके डिटेल में जाने का जरूरत नहीं है, हम लोग फोकस करेंगे RRR, रिलायबल, रिप्रोड्यूसिबल एंड रिफाइंड डेटा जनरेशन, ये मंत्र याद रखना है। सो ओवरऑल क्वालिटी
क्या है क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल क्या है? क्वालिटी एश्योरेंस ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फ्रेम करना है, और क्वालिटी कंट्रोल है उसको फॉलो करना है ना? सो मैंने quality assurance is a managing tool, process oriented proactive strategy for defect prevention, standard SOP for example. And quality control is corrective tool, product oriented reactive strategy for defect detention. डिफेक्ट डिटेक्ट करना है, इमीडिएट डिटेक्ट करके उसको प्रॉपरली करेक्ट करना है ना? सो क्वालिटी एश्योरेंस के लिए एक स्टैंडर्ड मेथोडोलॉजी है, ओवरऑल फिलोसॉफी है, एंड इम्प्लीमेंटेशन पार्ट इज क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, सो QA focuses on designing a reliable system. QC ensures that system works as intended। ये समझना चाहिए। ठीक है, तो ये अगर समझ गया तो अभी समझ में आएगा इंडिया में क्या प्रॉब्लम होता है। बहुत सारा जगह पे हम कोई भी डेटा, एक डेटा मिल जाए वही बहुत बड़ा बात है। अरे वो डेटा ठीक है या गलत है वो तो बहुत बात का बात है, ज्यादा कोई चीज से वरीड ही नहीं रहता है। एंड फील्ड कर लिया मतलब बहुत कुछ कर लिया। फील्ड जियोलॉजिस्ट क्या सोचते हैं, फील्ड से सैंपल कलेक्ट करके भेज दिया, बस रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म, किसी का कुछ लेना देना नहीं है, बाकी लैब का प्रॉब्लम। और लैब वाला सोचता है फील्ड में दिया है तो क्या है, तो प्रॉपर ब्रिजिंग नहीं रहता है, कनेक्शन नहीं रहता है। सेम थिंग पेट्रोग्राफी में भी देखा जाता है। गवर्नमेंट में एक खराब गंदा एटीट्यूड है, कोई प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं रहता है। मैं ये कुछ भी क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, और ये सब फालतू पॉलिटिक्स बकवास करने का मुझे कोई शौक नहीं है, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो जब तक एड्रेस नहीं करेगा सॉल्यूशन कभी नहीं होगा, खरगोश की तरह रहेगा। है अपना प्रॉब्लम को आप आग बंद कर लो बस हो गया। ऐसा करने से इंडिया का हालत खराब है। हम अपना देश के लिए इतना तो सोचना तो स्टार्ट करना चाहिए ना सभी को। जियोलॉजी का हालत उतना अच्छा नहीं है इंडिया में, ये बिटर ट्रूथ जान लो जितना जल्दी, तभी ठीक कर पाएगा। और हमको गाली देके कोई बोल सकता है कि बहुत बड़ा जियोलॉजिस्ट है, लोगों को क्रिटिसाइज करता है, मुझे इसका भी कोई शौक नहीं है। ठीक है, मैं त्यागी हूँ, मैं कभी भी कुछ जगह से त्याग करना जानता हूँ, और बहुत सारा चीज देना पड़ता है तभी कुछ मिलता है। तो एनीवे, की टर्मिनोलॉजी एक्यूरेसी, सैम्पलिंग एरर, प्रिसीजन, कंटामिनेशन। ठीक है, एंड उसके लिए सॉल्यूशन के लिए क्या यूज करना पड़ता है, CRM, कोर्स डुप्लीकेट, पाथ डुप्लीकेट, ब्लॉक। इजी तरीके से समझाएंगे, डोंट वरी, दिस टर्मिनोलॉजीज एंड देयर रिलेवेंस ऑन QA/QC मस्ट बी अंडरस्टूड प्रॉपरली फर्स्ट। तो ये 8 टर्मिनोलॉजी को फर्स्ट समझना है। QA/QC तो बात का बात है, पहले इस बेसिक समझना है। अब मुझे पता है आप लोग एक्यूरेसी, प्रिसीजन, कंटामिनेशन ये सब जानते हैं, बट उसको सॉल्यूशन प्रॉपर वे में आज परमानेंट सीखना बहुत जरूरी है। देखो एक्यूरेसी मीन्स ये जो स्टैंडर्ड एक जो मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, एक डायग्राम है, सभी ये जान के हो गया खत्म, ऐसा नहीं। ये जानने से इसको प्रैक्टिकली भी सब विजुअलाइज करना है। एक्यूरेसी मतलब कितना बार सेम डेटा सेम रिजल्ट मिल रहा है, उसको क्या बोलोगे, प्रिसीजन। एक्यूरेसी मीन्स ओरिजिनल, कितना एक्यूरेट है, एग्जैक्ट करेक्टनेस। ठीक है, प्रिसीजन मीन्स रिपीटेबिलिटी। RRR बोल रहे थे ना, समझ रहे हो? RR क्या है, रिलायबल, दैट इज एक्यूरेट। रिप्रोड्यूसिबल मीन्स प्रिसाइज, एंड रिफाइंड मीन्स कंटामिनेशन फ्री। ठीक है, सो ये वाला क्या है, हमारा टारगेट है, सपोज ये सेंटर को टच करना, ये डॉट, ये मान लो ये एक्स ये वाई, XY प्लॉट में ये पोर्शन में जो भी पॉल आएगा करेक्ट डेटा है। सो यार इधर देखो 5-6 एनालिसिस हुआ, सभी में सेंटर में आया, सो इट इज एक्यूरेट एज वेल एज प्रिसाइज, करेक्ट भी आ रहा है, बार बार करेक्ट आ रहा है। ये क्या है, जहां पे ये ऊपर दिखा रहा हूं, लो एक्यूरेसी हाई प्रिसीजन, बिकॉज करेक्ट कभी भी नहीं आ रहा है, लेकिन एक ही रेंज में डेटा का वैल्यू आ रहा है जो कि रॉन्ग है। सो इट इज प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट। ये तो कुछ भी नहीं है, टोटली ना करेक्ट है ना प्रिसाइज है, कुछ भी रैंडम डेटा ले जा रहा है। और ये वाला हाई एक्यूरेसी लो प्रिसीजन, मतलब सेंटर के आसपास में घूम रहा है लेकिन सेम नहीं है, सिमिलर नहीं है, है? तो ये हाई भी नहीं बोल सकते हो, ठीक है, हाई टू मॉडरेट। यानी बात तो समझ गया। तो ये समझेंगे कैसे, तो कॉन्सेप्ट थियोरिटिकली हुआ, हमको एक सडनली डेटा आ गया रिजल्ट, तो हमको कैसे पता चलेगा ये एक्यूरेट है, प्रिसाइज है, कंटामिनेशन फ्री है, कैसे पता चलेगा? उसके लिए अभी मैं पहले क्या बोला था, CRM।
CRM मीन सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल। तो बहुत दुनिया का बहुत स्टैंडर्ड लैब में बार बार एनालाइज करके एक पर्टिकुलर मटेरियल का सभी जगह पे सेम वैल्यू मिल रहा है, तो सभी लोग एक मत होके सर्टिफाई किया, यस ये चीज का ये वैल्यू है, ये डेटा है ना। तुम्हारा एनालिसिस लैब में, तुम्हारा अपना टूल इंस्ट्रूमेंट में सेम मटेरियल को रन कराने से अगर सेम वैल्यू आ रहा है रेंज के अंदर, दैट मीन्स तुम्हारा करेक्ट है, एक्यूरेट है, प्रिसाइज है। एंड एक बार ना करके 5 बार कर लो, 5 बार ही सेम आ रहा है मीन्स प्रिसाइज भी है ना। तो सीआरएम का इंपॉर्टेंस वही है, सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल, एक्यूरेसी चेक करना। हाँ, दुनिया में इतना वैल्यू आता है, सभी जगह पे लैब में टेस्ट करा के कंफर्म किया है, तुम्हारा लैब में भी वही आ रहा है कि नहीं वो देखना है। सीआरएम हो गया, एक्यूरेसी चेक। नाउ सैम्पलिंग एरर एंड प्रिसीजन, ठीक है। सैम्पलिंग एरर और प्रिसीजन क्या है, सैंपल जब ले रहे हो उस टाइम कुछ एरर हो गया कि नहीं, या फिर सैंपल प्रॉपरली होमोजेनाइजेशन हुआ कि नहीं, वो जानने के लिए, सैम्पलिंग एरर जानने के लिए कोर्स डुप्लीकेट यूज होता है, एंड प्रिसीजन जानने के लिए पल्प डुप्लीकेट यूज होता है। इजी तरीके से बोलता हूँ क्या होता है। देखो, एक जगह पे 5 बार एनालिसिस करा रहे हो, उसके बदले में तुम सेम सैंपल का ही दो फ्रैगमेंट में ले लो और किसी को मत बोलो। तुमको सब पता है, जो सैंपल ऑरिजिनेट कर रहा है, जनरेट कर रहा है, उसको पता है कि 5 नंबर सैंपल और 10 नंबर सैंपल एक्चुअली सेम है। वो 1 kg सैंपल था, उसको 500-500 में डिवाइड करके 2 सैंपल में बांट दिया। हमको पता है, लेकिन लैब वाले को पता नहीं। तो लैब अनबायस्ड वे में एनालिसिस करेगा, रिजल्ट तो सेम आना चाहिए। तो अगर सेम आएगा तो ये डुप्लीकेट रिजल्ट सेम है, और सेम मतलब प्रिसाइज है, समझ रहे हो। दैट मीन्स तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट प्रॉपरली काम कर रहा है। एंड सैम्पलिंग एरर के लिए भी सेम चीज है, पल्प डुप्लीकेट में 75 माइक्रोन में क्रशिंग के बाद फिर पल्वराइजेशन भी हो जाता है। पल्वराइज्ड पोर्शन को लेने से पल्प डुप्लीकेट बोलते हैं। ओनली जस्ट क्रश कर लिया उस पोर्शन को बोलते हैं कोर्स डुप्लीकेट। एंड ब्लैंक मतलब कॉन्टामिनेशन के लिए यूज होता है, ठीक है। ब्लैंक मतलब कॉन्टामिनेशन के लिए यूज होता है। मतलब फॉर एग्जांपल हमको पता है कि उस मटेरियल में कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जांपल हम लोग ग्राफाइट के लिए एनालिसिस कर रहे हैं और हम एक क्वार्ट्ज ले लिया। क्वार्ट्ज को जब रन कराओगे, मुझे पता है ग्राफाइट टीजीसी वैल्यू 0 आएगा, है ना। लेकिन बाई चांस कुछ आ गया, दैट मीन्स कुछ कॉन्टामिनेशन हो गया। सपोज 5 सैंपल एनालिसिस हो रहा है लैब में, 4 सैंपल में ग्राफाइट था। वो अगर एक एक सैंपल के बीच में, एक सैंपल हो जाने के बाद प्रॉपरली क्लीन नहीं करेगा कंटेनर को, सैंपल होल्डर को, तो पुराना सैंपल का थोड़ा पार्ट रह के दूसरा के साथ मिक्स हो जाएगा ना। इसीलिए हम लोग जानबूझ के सपोज ब्लैंक दे दिया जिसमें कुछ नहीं है। लेकिन फिर अगर वो प्रॉपरली क्लीन नहीं किया प्रीवियस सैंपल को, तो नया सैंपल डालने से ब्लैंक में थोड़ा ग्राफाइट कॉन्टामिनेट होकर वैल्यू दिखा देगा, वो पकड़ जाएगा। तो इसीलिए ये यूज है। नाउ कोर्स डुप्लीकेट और पल्प डुप्लीकेट को और थोड़ा प्रॉपरली मैं दिखा देता हूँ। कोर्स डुप्लीकेट का इंपॉर्टेंस क्या है, देखो सैम्पलिंग जब ये जो बड़ा एक चंक है, तो डिफरेंट मिनरल्स रहता है ना। एक रॉक के अंदर ये ग्रीन, ब्लू, अलग अलग कलर में मैं दिखाया, अलग अलग प्रोपोर्शन में, अलग अलग साइज में रहता है। तो इनिशियली जब कास्ट करोगे, ये सब क्वांटम ब्रेक डाउन हो गया। तो ब्रेक डाउन होने से तुम अगर प्रॉपरली मिक्स नहीं करोगे, तो ये जो बड़ा ग्रेन है, जो ज्यादा में रहता है, सपोज वही पोर्शन सबसे ज्यादा चला गया, ये छोटा अमाउंट जो सच में है लेकिन नहीं चला गया, वो होने का थोड़ा चांस रह जाता है। तो ये कोर्स पोर्शन से जब सपोज दो सैंपल लिया, देखो इसमें ब्लू, ये 3 कलर है, देखो इसमें ग्रीन मिसिंग है और इसमें ये ब्राउन मिसिंग है ना। लेकिन फर्दर पल्वराइज टोटल एलिमेंट को और भी ग्रेन कर दो, पाउडर कर दो, फिर लेने से चांस रहता है कि इक्वल हो जाएगा। सो इसीलिए इंपॉर्टेंस है कोर्स डुप्लीकेट और पल्प डुप्लीकेट का। अब कोर्स डुप्लीकेट को भी 2 बार, 2 सेम सैंपल को एनालाइज करने से कोर्स डुप्लीकेट का वेरिएशन ज्यादा आएगा, लेकिन पल्प डुप्लीकेट्स का रिजल्ट का वैल्यू ऑलमोस्ट सिमिलर ज्यादा आएगा। इसका इंपॉर्टेंस क्या है बाद में आता हूँ। फिलहाल यहाँ तक अगर समझ गया, अब आपका मेन चीज है समझना कि क्या इंपॉर्टेंस है। इसलिए देखो, अक्सर कोई भी कंपनी या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में बॉस लोग तो यंगस्टर को बहुत गाली देने में
उतरा रहता है, कोई कोई रहता है बहुत अच्छा, कोई भी सिस्टम में अच्छा बुरा रहेगा, बट इफेक्ट इवेंचुअली तुम्हारा कुछ भी हम डाउन लेवल में ऑफिशियल्स क्या है बहुत प्रेशर में रहता है, प्रेशर में रहने के चक्कर में टाइमली सब कुछ करने के टाइप पे थोड़ा बहुत सैम्पलिंग में ना सोचता है क्या फर्क पड़ेगा, कर लेते इतना किसी प्रोटोकॉल ब्ला CRM उतना तो जरूरत नहीं टाइमली रिजल्ट देने के लिए, और ऊपर से उससे बजट बढ़ जाता है। एंड एक जो अंपायर लैब होता है, जो हमारा खुद का एनालिटिकल लैब है, वो छोड़ के कुछ नंबर ऑफ सैंपल को वेरीफाई करने के लिए, चेक करने के लिए दूसरा थर्ड 3 नंबर एक अंपायर अलग लैब में, अनबायस्ड लैब में भी भेजना पड़ता है, देन चेक करना पड़ता है, कंपेयर करना पड़ता है कि हमारा लैब का वैल्यू और दूसरे का सेम है कि नहीं। वो सब बहुत जगह पे होता ही नहीं अनफॉर्चुनेटली। उसमें क्या होता है, रिजल्ट तो पीपल स्टार्ट क्या करता है, डेटा को गाइड करता है, डेटा गाइड नहीं करता है, आदमी डेटा को गाइड करता है। तो क्या होता है, रिपोर्ट पहले से ही वो लोग समझ लाते हैं कि ये रिपोर्ट ऐसा ऐसा रिजल्ट आना चाहिए। ये सबसे ज्यादा लोग रेयर अर्थ एलिमेंट का जो प्लॉट होता है ना, यूनिवर्सिटी से लेके बहुत सारे लेबोरेटरी में मैं टेंडेंसी देखा हूँ, RE प्लॉट में बहुत गंदगी चलता है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स का प्लॉट को कोई ऑनेस्टली नहीं करता है, इधर इधर आगे पीछे मैनिपुलेट करता है रेयर अर्थ एलिमेंट्स का वैल्यू को थोड़ा बहुत, ताकि अच्छा प्लॉट दिखे, प्रॉपरली आए और कंपेयर करें। ये बहुत गंदा प्रैक्टिस है ना, कि सो दैट पब्लिकेशन अच्छा जगह हो जाए, ये होता है भाई, सच में होता है ना। और अगर कोई चैलेंज करेगा वो सेम सैंपल को दूसरा बार एनालिसिस करने से, वो आएगा ही नहीं, ये गारंटी दे सकता हूँ मैं इन जनरल। एंड इसके बेसिस में सोचो, एकेडमिशियन तो ठीक है बच जाता है, लेकिन एक्सप्लोरेशन जर्नलिस्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ तक, ये है वो नहीं है, ये सब बोलने से नहीं होगा, पेपर पब्लिश करने से आपको तो खोद के निकलना भी पड़ेगा ना बेस्ड ऑन दिस रिजल्ट, तब जाता है रियल चैलेंज। इसीलिए मोर ओवर प्राइवेट में क्या होता है, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में ये सब धोखाधड़ी गवर्नमेंट में सपोज नेशनल लेवल में होता है, क्योंकि करप्टेड ऑफिशियल्स रिटायर कर जाता है चुपचाप, बड़ा बड़ा बात करके रिटायर हो जाएगा, पेंशन लेके रेस्ट ऑफ द लाइफ दूसरा कुछ कंपनी में जाके उसको बम खराब करने में तुले रहेंगे, लोग समझेगा भी नहीं है, सो कॉल्ड आदमी सो एंड सो इधर डायरेक्टर था वो था, तो उसको दूसरा कुछ मिल जाएगा, लेकिन फिर दूसरे को डुबाएगा। प्राइवेट में क्या होता है, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉलो होता है, प्रॉपर रिपोर्टिंग होता है, जॉर्क रहता है, लाइक डिफरेंट 43 डिफरेंट टाइप का स्टैंडर्ड, डिफरेंट बॉडी है जो ये सब का थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन होता है ना। तो ये सब नहीं करने से ट्रबल साइन दिखेगा, सिम्टम दिखेगा, ऑर्गेनाइजेशन कोलैप्स होएगा, एंड एज ए रिजल्ट RRR अगेन इन ए डिफरेंट सेंस रिपुटेशन, रिलायबिलिटी एंड रिस्पेक्ट लॉस हो जाएगा। सो देयरफॉर सैम्पलिंग के टाइम पे ऐसा करके हम एक स्टैंडर्ड दिखा रहे हैं, देखो कहाँ कैसा, सपोज 10% QAQC सैंपल अंदर घुसा होगा, एंड इट शुड नॉट बी शेयर्ड विद द लैब पर्सनल्स, जो सैंपल ओरिजिनेटर है वो रखेगा अपने पास, बाद में जब रिजल्ट आएगा वो चेक करेगा। जैसे ये फील्ड ब्लैंक 2 नंबर में है, 10% मतलब हर 10 सैंपल में एक QAQC आइटम रहेगा। ओरिजिनल सैंपल 2 नंबर में फील्ड ब्लैंक, 12 नंबर में CRM, 22 नंबर में कोड्स डुप्लीकेट, 32 नंबर में पाल्प डुप्लीकेट, एंड अगेन 42 में तो फिर क्या होगा फुल ब्लैंक, सो वन ऐसा करके रिपीट होते रहेगा। दैट मीन 10% ईच 10 सैंपल में एक QAQC सैंपल इंसर्टेड रहेगा। सो एक्चुअल सैंपल सपोज 273, उसमें से QAQC का नॉन सैंपल माइनस करने से एक्चुअल 245 सैंपल्स, एंड 10% में अराउंड 10 इंटरवल में दिए हो बोल के 28 सैंपल सपोज वो सब चेकिंग के लिए रखा गया है ना, QAQC चेकिंग के लिए। सो कैसे चेक करोगे, आफ्टर व्हेन रिजल्ट विल कम, रिजल्ट जब आएगा आपको देखना, ये देखो CRM फॉर एग्जांपल, CRM में आपको पता है ऑलरेडी स्टैंडर्ड कितना TGC रहेगा, सपोज एक 8 ये वाला वैल्यू देखो, मीन वैल्यू स्टैंडर्ड डेविएशन रहता है। सो इसमें सब पूरा डिटेल है, CRM कैसा दिखने में होता है सब डिटेल रहेगा, कौन सा लैब से बनाया गया है, कहाँ कहाँ वेरीफाई हुआ है, कौन सा डेट में सर्टिफिकेशन हुआ है ना। तो इसमें सपोज ग्राफाइटिक कार्बन का मीन वैल्यू है 0.39 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन है सपोज 0.06, सो मीन ±2 स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, ये 0.06, सपोज ये मीन +1 स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन -1 स्टैंडर्ड डेविएशन, देखो वैल्यू मीन ±1 स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर में गिर रहा है, दैट मीन्स इट इज एक्यूरेट।
CRM प्रूफ हमारा लैब करेक्ट रिजल्ट दिया। ये सब ऐसा करके चेक करता ही नहीं लोग अनफॉर्चुनेटली। फील्ड में कोर्स ग्रैप सैम्पलिंग का रिजल्ट आने से कोई कुछ नहीं करता। मैं देखा हूँ, मैं खुद था ना गवर्नमेंट में भी। और कोई बड़े लोग सिखाएगा क्या, उसको खुद को भी जानने का इच्छा भी नहीं, सिर्फ इच्छा है साइंटिस्ट अप्रोच रहने का। ये सब खुद सीख के कोई बड़े लोग बच्चे को गाइड करेगा तभी तो बच्चे सीखेगा। लेकिन वो गाइड करने से ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता है गाली देने में, पॉलिटिक्स करने में। आप क्या करोगे? नाउ ब्लैंक, ब्लैंक मतलब क्या है? आपका वो चीज़ जिसमें जो चीज़ आप इंटरेस्ट जिसको आप स्टडी करो वो रहेगा नहीं, तो 0 रहना चाहिए और लेस देन डिटेक्टेबल लिमिट रहना चाहिए, है ना। अगर लेस देन डिटेक्टेबल लिमिट से ज़्यादा है तो गलत है। सो आपका 7 सैंपल में देखो सपोज यहाँ 0 के आसपास में क्वार्ट्ज में ग्राफाइट तो बिल्कुल नहीं रहेगा ना। सो दैट मीन्स तुम्हारा एनालिसिस कॉन्टामिनेशन फ्री है। वो लोग लैब पर्सनल्स प्रॉपरली किया है, ग्राफाइट ग्रेन एक सैंपल को एनालिसिस किया, बाद में अच्छी तरह क्लीन किया, फिर डाला दूसरा सैंपल को, ये कन्फर्म हो गया, वेरीफाई हो गया। नाउ फील्ड ब्लैंक एंड इंस्ट्रूमेंट ब्लैंक। देखो फील्ड ब्लैंक क्या है, मैं जो बोला फील्ड में ग्राफाइट के साथ चुपचाप करके क्वार्ट्ज भेज दिया तो डेफिनेटली लैब वाला उसको भी एनालिसिस करेगा, एंड लैब अगर बायस है तो ग्राफाइट वैल्यू दे देने से पकड़ा जाएगा। एंड इंस्ट्रूमेंट ब्लैंक मीन्स इंस्ट्रूमेंट में भी विदाउट एनीथिंग इंस्ट्रूमेंट को रन करा दो, तब नॉइस पता चल जाएगा, वो लैब का बात है। तो दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। फिर डुप्लीकेट, डुप्लीकेट क्या है? जो बोला था ना, सेम सैंपल को अलग अलग पोजीशन में फिट करके 2 बार भेज दो जानबूझ के, तो इफेक्टिवली आइडियली सेम आना चाहिए वैल्यू। अगर नहीं आएगा, नहीं आने से ही गलत है, नहीं कितना रेंज में डिफरेंट आएगा। स्टैटिस्टिकली 2 सैंपल का एग्जैक्ट सेम तो नहीं आएगा, बट एक रेंज के अंदर आना चाहिए। कितना रेंज, वो एनालिसिस करने के लिए डुप्लीकेट को ये करते हैं। उसके लिए बायस चार्ट, हाफ एब्सोल्यूट रिलेटिव डिफरेंस प्लॉट्स, ये सब होता है। कोर्स के लिए, पल्प के लिए, दोनों के लिए सेम है। मैं एक का एग्जांपल दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल देखो 10 डुप्लीकेट सैंपल रखा हुआ है अलग अलग पोजीशन में, बट जब अलग अलग पोजीशन से हम निकाल के लेके आया कंपेयर के लिए, तो ओरिजिनल वैल्यू देखो इधर रखा हुआ है कोर्स का, फॉर एग्जांपल कोर्स डुप्लीकेट बोले, एंड इसका सेम सैंपल का दूसरा पोजीशन में रखा गया है, उसका वैल्यू एनालिसिस रिजल्ट ऐसा है। इसमें 5 आई 5.2, तो फिर क्या है, दोनों का डिफरेंस है। डिफरेंस स्टैटिस्टिकली है लेकिन एक्चुअली ये सिमिलर है। अगर 5 एक में आ रहा है दूसरे में 50 आ रहा है, दैट मीन्स एरर है। 5 एंड 5.2 मीन्स सिमिलर है, बट कहाँ तक करना है उसको भी स्टैटिस्टिक में कंफर्म करेंगे। ठीक है, सेम ओरिजिनल का पल्प का, ओरिजिनल सॉरी डुप्लीकेट पल्प का भी ऐसा वैल्यू आया है। नाउ ओरिजिनल माइनस डुप्लीकेट, सेम सैंपल का वैल्यू को माइनस करो एंड सेम सैंपल का उसका डुप्लीकेट के साथ प्लस करके 2 से डिवाइड करके एवरेज करके भी रखो, क्या आ रहा है देखो। ये लिस्ट बनाने के बाद बायस चार्ट होता है, कोर्स एवरेज वर्सेस कोर्स डिफरेंस। ये जो एवरेज बना है और डिफरेंस बना है, मतलब ओरिजिनल माइनस उसका ही डुप्लीकेट का वैल्यू, आइडियली 0 आना चाहिए, लेकिन सेम हो कभी भी होगा क्या? सेम 2 बार एनालिसिस करो थोड़ा बहुत आएगा, तो वो डिफरेंस इधर है, प्लस 1.5 से माइनस 1.5, एंड एवरेज वैल्यू को ऐसा प्लॉट करते रहो। अगर कोई पर्टिकुलर ट्रेंड या कुछ आ जाएगा ना, गलत हो जाएगा। ये देखो इधर रैंडम, दैट मीन्स इट इज अनबायस्ड, ये प्रॉपर है, दैट मीन्स ये सैम्पलिंग एरर फ्री है ना, रिपीटेशन प्रॉपरली आ रहा है, डुप्लीकेट ठीक आ रहा है, प्रिसाइज रिजल्ट है। दैट मीन्स अपार्ट फ्रॉम दैट हार्ड छोड़ के भी और भी कुछ प्लॉट्स रहता है जिसको अच्छी तरह समझना चाहिए। रिलेटिव परसेंटेज डिफरेंस, फॉर एग्जांपल देखो अंडर मॉड्यूलस है ये, ओरिजिनल माइनस डुप्लीकेट, अंडर मोड मीन्स ये कुछ भी डिफरेंस को लेगा, प्लस माइनस सिंबल का कोई वैल्यू नहीं, मतलब नहीं इधर, डिवाइडेड बाय मीन ऑफ ओरिजिनल एंड डुप्लीकेट वैल्यू, मतलब ओरिजिनल प्लस डुप्लीकेट डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100। सेम हाफ एब्सोल्यूट रिलेटिव, एब्सोल्यूट मतलब ये मॉड्यूलस के अंदर रहेंगे, ठीक है। आरपीडी डिवाइडेड बाय 2 मतलब हार्ड, बात सेम। एंड हाफ रिलेटिव, दिस इज नॉट एब्सोल्यूट, इट इज देखो मॉड्यूलस नहीं है, ओरिजिनल माइनस, ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकती है ना। आप चाहो तो पॉज करके आराम से देख सकते हो। जब HARD वर्सेस इंडिविजुअल मीन को प्लॉट करोगे ऐसा करके आएगा, एंड HRD मतलब एब्सोल्यूट नहीं है, तब देखो इसका नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, बट HARD
ऑलवेज पॉजिटिव, बिकॉज मॉडुलस के अंदर रहता है ना। तो ये सब वैल्यू होने से क्या होगा, देखो जनरली हार्ड वैल्यूज इधर हम लोग जितना दिखा है ना सब लेस देन 5, एंड आरपीडी मतलब तो फिर क्या है, हार्ड मल्टीप्लाइड बाय 2, सो लेस देन 10। सो अगर ये वैल्यू ऐसा कैलकुलेट करके आपको लेस देन 5 आता है या आरपीडी के टाइम पे लेस देन 10 आता है परसेंट, दैट मीन्स तुम्हारा बहुत अच्छा प्रिसाइज डेटा, ठीक है। इवेंचुअली आपको और एक चीज है स्कैटर प्लॉट, पहले रैंक दे दो। रैंक मीन्स कुछ नहीं, सिंपल हैप्पैजार्डली है, आप इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को 1 रैंक, उसके बाद 2 रैंक, अकॉर्डिंगली सबसे हाईएस्ट वैल्यू को 10 रैंक, ऐसा करके दो। ओरिजिनल को भी ऐसा करके रखो इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वैल्यू विथ रैंक, एंड डुप्लीकेट को भी। देन एक को दूसरे को अगेंस्ट में प्लॉट करो, अगर सेम होना है तो 45 डिग्री एंगल लाइन में स्ट्रेट जाएगा, दैट मीन्स ओरिजिनल और डुप्लीकेट सेम। एक्चुअली रियलिटी में एग्जैक्ट सेम तो नहीं होगा, सिमिलर रहेगा, so, इसीलिए इसका एनवेलप बनाया जाता है, ठीक है। प्लस माइनस 10% एरर, सो अगर उसके अंदर एनवेलप में इट इज वेरी गुड वैल्यू अगेन है। एंड ये कुछ नहीं है, दूसरा वाला जो है ना प्लस माइनस 30% इंटरवल, ये देखो ये 0 to 30% के अंदर है 30, ये 0 to 60, सो फिर ये जस्ट नथिंग बट जूम, ये पोर्शन को इनलार्ज करके दिखा, क्योंकि ये क्लस्टर दिख रहा है, जूम करने से लिनियर अरेंजमेंट बेटर समझ में जाता है, दैट्स ऑल, उससे ज्यादा कुछ बड़ा बात नहीं। सो ओवरऑल ये चीज को स्कैटर प्लॉट बोला जाता है, ठीक है। इसको छोड़ के रैंक्ड हार्ड प्लॉट, ये जो मैं ये अभी आप लोग को स्मूथली सुनने से पता चलेगा, बहुत इजी चीज है। रैंक्ड हार्ड प्लॉट में कुछ नहीं है, अगेन रैंकिंग दो, हार्ड वैल्यू को रैंकिंग दे दो, फिर उसको क्यूमुलेटिव परसेंटेज कैसे करोगे, सपोज 5 वैल्यू है तो फास्ट वाला वैल्यू को टोटल 5 मतलब 1/5, फास्ट वाला 1/5 इंटू 100 20%, सेकेंड वाला 2/5 इंटू 100 40%, ऐसा करके 5 वैल्यू के लिए 20 40 60 80 100 उसके ऐसा करके रखो, और उसके इधर में एब्सोल्यूट हार्ड वैल्यू को ही बिठाओ, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रैंक्ड हार्ड प्लॉट। फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास अगर 7 डेटा है, सबसे छोटा वैल्यू का रैंक क्या होगा 1/7 इंटू 100, सबसे हाईएस्ट वैल्यू का 7/7 इंटू 100, लाइक वाइज इधर फॉर एग्जांपल 7 14 ऐसा करके सबको रखा है ना। 7 का ये 5 वैल्यू से देने से 20% आएगा, 7 से करने से 14 पॉइंट समथिंग आएगा, ऐसा हिसाब से। सो जस्ट रैंक को अगेंस्ट में एब्सोल्यूट हार्ड को बिठाने से अगर ये स्मूथ वर्ड से आ रहा है मीन्स करेक्ट है, अगर सडन जंप होगा ना सो डेविएशन हो रहा है, दैट मीन्स कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। मैं इजी तरीके से बोल रहा हूँ, अब सोचना किस लिए हो रहा है, दिमाग को यूज तो सभी को करना चाहिए, है ना। सो ओवरऑल ये सब चीज करने से बहुत आइडिया होता है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये तो क्वांटिटेटिव थोड़ा बहुत आइडिया के लिए, ब्लैंक डुप्लीकेट सीआरएम लोगों को बहुत अवेयरनेस होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट सैम्पलिंग प्रोसीड्यूर, सैम्पलिंग हैंडलिंग, laboratory selection, data standard analysis, documentation, error detection, periodic audit and review, data validation, reporting, everywhere proper protocol, proper checking, rechecking and rechecking, every time these kinds of awareness must be spreaded across geological community so that investors should not be made fool. एंड फॉर एग्जाम्पल इधर देखो इन दिस कॉन्टेक्स्ट हमारा ग्राफाइट का जो प्रोजेक्ट है ना बहुत अच्छा रन कर रहा है, इसमें ऑलमोस्ट बहुत बड़ा डिपॉजिट प्रूव होने वाला है। क्यूएक्यूसी प्रोटोकॉल फॉलो कर गया, जॉर्क का कॉम्प्लायंस हम लोग प्रॉपरली फॉलो करता है, हमारा चार्टर्ड प्रोफेशनल सेटिस्फाइड है। तो ग्राफाइट रिसोर्स एस्टिमेशन थोड़ा बाकी है, तो मेरा प्रिलिमिनरी कैलकुलेशन से ये वर्ल्ड का 1 से 10 के अंदर आने का एक चांस भी है, टाचवुड देखते हैं। तो ऐसा करके देखो ये क्वालिटी एनालिसिस के लिए हर स्टेज हमारे पास बहुत हार्डशिप था, रेजिलियंस के साथ हम लोग प्रॉपरली सब चीज ओवरकम भी हुआ है। एंड ये जस्ट कुछ नजर आ कि टीम प्रॉपर टीम नहीं होने से कभी नहीं होता है, सैटिज्म होने से कभी कुछ काम सक्सेस नहीं होता है। सीनियर जूनियर रिलेशनशिप बहुत प्यार के साथ होना चाहिए, जोर जबरदस्ती रेस्पेक्ट नहीं होता है, यू हैव टू अर्न योर रेस्पेक्ट। कोई भी एज में बड़ा हो जाने से रेस्पेक्ट हो जाता है ऐसा नहीं है, लेकिन डिसरेस्पेक्ट नहीं है, डिसरेस्पेक्ट किसी के लिए नहीं है। रास्ते का हमसे एज में बड़ा एक भिखारी है उसका भी सेम रेस्पेक्ट है ना।
तो ये चीज़ समझना चाहिए, एज में बड़े को रिस्पेक्ट होना है, बट एज में बड़ा लेकिन उल्टा सीधा बात कर रहा है, उसका रिस्पेक्ट नहीं होता है। लेकिन डिसरिस्पेक्ट मैं किसी को बात नहीं बोल रहा हूँ, ये चीज़ समझना चाहिए। लेकिन आत्मसम्मान सभी का होना है। तुमको खुद को अगर कोई डिसरिस्पेक्ट करेगा तो उसको तुम छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जो आदमी खुद को रिस्पेक्ट नहीं करता दूसरे को क्या रिस्पेक्ट करेगा। तो ये फालतू चीज़ का ज्ञान मैं कभी कभी दे देता हूँ, अच्छा के लिए ही। तो ये ओवरऑल एक टीम वर्क का नमूना। कोई इंडिविजुअल से कभी कुछ सक्सेस नहीं मिलता, ये सब मुझे बोलने का जरूरत नहीं, आई होप। एंड सीनियर जूनियर सभी मिलजुल के प्यार से जो बॉन्डिंग बनता है ना, वो काम हमेशा अच्छा होता है। सो हियर राइट फ्रॉम बिगिनिंग देखो, सभी लोग हमारा बाहर का जो चार्टर्ड प्रोफेशनल सब लोग, वो लोग भी सेटिस्फाइड, सब एस्पेक्ट्स को प्रॉपर्ली फॉलो किया। ड्रिलिंग प्रॉपर्ली हो रहा है कि नहीं, मैपिंग कैसे हुआ था, सैम्पलिंग कैसे हुआ था, लैब में कैसे करके सैंपल को स्टैकिंग हो रहा है, लैब में खुद विजिट किया वो लोग, लॉगिंग, बाग डेंसिटी कैलकुलेशन, मिनरल कैसे एनालिसिस हो रहा है, सब चीज। इवेंचुअली दैट इज व्हाई Maramba is a successful project, and I have already congratulated all team members, and this is how my camp look likes. I hope you enjoyed. Thank you. Thanks for listening.